ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पूरा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है और पल पल के अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद में संबोधन करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि सर, हर बार हम देखते हैं कि लाल किले पर ध्वजारोहण होता है, उसके क्या मायने हैं, और साथ ही जो तोपों की सलामी दी जाती है तो उस बारे में भी बताइएगा। देखिए, ये जो हम पर्व मनाते हैं आज़ादी का, जिसके लिए लाल किले पर प्रधानमंत्री जो है भाषण देते हैं, इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आज़ादी के लिए जब देश को संबोधन किया था, तो वो उसका जो पर्व है वो लाल किले से ही शुरू हुआ था। जहाँ तक तोपों की सलामी का सवाल है, एक तरह से ये इज़्ज़त बख्शने का तरीका है, क्योंकि किसी भी जब बड़े आदमी को आप कोई इज़्ज़त देना चाहते हैं तो उनको अपनी एक पावरफुल तरीके से देना चाहते हैं और उसकी गर्जना भी सुनाई देनी चाहिए देशवासियों को। तो उसके चलते जो है ये 21 कभी 31 इस तरह से क्या डिग्निटरीज़ हैं, किस लेवल के हैं, उसके हिसाब से ये फैसला लिया जाता है कि कितने तोपों की सलामी देनी है। और इन तोपों की सलामी में क्या होता है कि जो गन्स हैं, हमारी आर्टिलरी गन्स जो हैं, उनमें ब्लैंक राउंड फायर किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ आवाज़ आती है, वरना आप समझ सकते हैं कि अगर सचमुच का गोला इस तरह से दागा जाएगा तो कहीं ना कहीं जा करके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और चीज़ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो तोपों की सलामी है वो उसको हम लोग ब्लैंक राउंड से सलामी दी जाती है, ताकि सिर्फ आवाज़ सुनाई दे और उसमें जो है किसी प्रकार की किसी को कोई क्षति ना हो। तो एक तरह से एक सेरेमोनियल तरीका बनाया गया है जिससे लोगों को ये महसूस हो। ये उसी तरह से है जैसे हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स के तौर पे हम एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। अब उसी को अगर बड़े रूप में लिया जाए, एक पावरफुल रूप में लिया जाए, तो तोपों की सलामी में ले ली जाती है। कई बार जैसा कि हमारे फ़ौज में क्या होता है कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसको हम जो राइफ़ल होती है उसकी उतनी बार फायर करके उस तरह की सलामी देते हैं चिता में आग लगाने से पहले। तो इस तरह के ये एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, जिससे चलते जो है हम इज़्ज़त बख्शने के लिए, एक तरह से इज़्ज़त इजहार करने के लिए, उस आदमी की पोजीशन को जाहिर करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जी। और सर, अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात करें, उन पर सबकी नजर रहती है, आकर्षण का केंद्र रहते हैं। उनके संबोधन की बात कर ली जाए, उनकी वेशभूषा की बात कर ली जाए, कितने कदम वो चलकर आगे बढ़ते हैं, ये किस तरह से प्लान किया जाता है, इस बारे में भी आप बताइए। कदम तो कोई नहीं नापता है, लेकिन जो एक तरीका बना हुआ है उनके आने का, ताकि वो पूरा तरीका जो है बड़ा एक मैं ये कहूँगा कि स्लो मोशन के तौर पे दिखाया जाता है और किया भी जाता है, ताकि कैमरा जो है हर छोटी छोटी मूवमेंट को कैप्चर कर सके और इस तरह की चीज़ को देशवासियों को दिखा सके। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी इस तरह की कार्रवाई होती है, आज़ादी के पर्व की हो चाहे कोई भी इस तरह की जो सेरेमनीज़ होती हैं, उसमें मूवमेंट्स को बहुत डेलिबरेटली दिखाया जाता है। इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं बड़े धीमे तरीके से की जाती हैं। और ख़ासकर प्राचीर पर चढ़ना, वहाँ हालांकि लिफ्ट भी लगी हुई है, तो कभी लिफ्ट से भी लोग जा सकते हैं। जो वीआईपी हैं और जो नहीं ठीक से चल पाए वो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों से चलते हुए जो है वो अच्छा लगता है। उसके ऊपर रेड कारपेट बिछी होती है। तो ये सब एक तरीके बनाए गए हैं जिससे कि एक ख़ास मेहमान के लिए एक ख़ास दर्जा जो दिया जाता है, जो सब बड़े उच्च कोटि के मेहमान इस दिन के लिए हैं, खासकर प्रधानमंत्री। तो ये तरीके बनाए गए हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा तथ्य तो नहीं है। ठीक है, लेकिन सर, अगर हम कुछ साल पहले की बात कर लें और अभी की बात कर लें, तो जो कार्यक्रम होता है लाल किले पर, उसमें हम कुछ बदलाव देखते हैं। आप पहले के मुकाबले कितना ज्यादा बदलाव देखते हैं और इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव बदलाव है? देखिए, बदलाव को जब आप देखेंगे तो इसको कई मायनों में लेना पड़ेगा। पहले तो ये कि जो सज्जा है, वेशभूषा है, चाहे वो लाल किले का हो, चाहे वहाँ के स्थान का हो, चाहे आसपास के जितने जो तैयारी के लिए जो चीज़ें लगाई गई हैं उसकी हों, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और वो देख करके बहुत अच्छा भी लगता है।
दूसरी चीज अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो सुरक्षा को लेकर के हुआ है। कोई जमाना था कि जब हम लोग लाल किले में ये सब इस तरह के जश्न को मनाने के लिए जाया करते थे तो किसी प्रकार का सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ा करती थी और हम लोग ऐसे ही चले जाते थे। ना तो इतने बैरिकेड्स होते थे, ना ही वहाँ पे इतने सारी पुलिसकर्मी हुआ करते थे सुरक्षा जांच को देखने के लिए, और ना ही वहाँ पे इस तरह का एक माहौल होता था जैसे बहुत दूर से लोग अपना गाड़ी में आते थे तो वहाँ खड़ी करके और उसके बाद पैदल चल के जाने के लिए। तो जो सुरक्षा को लेकर के वहाँ पे एक जो बदलाव आया है उसके चलते कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या अपने ही देश में अगर सुरक्षा का इतना बड़ा माहौल है तो आज़ादी की पर्व के दिन खासकर एक तरह से ऐसा लगता है कि किस तरह का ये पर्व मनाया जा रहा है कि सब तरफ से इतनी ज़्यादा सुरक्षा है कि आप ये नहीं ले जा सकते, आप वो नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल नहीं ले जा सकते। आम आदमी बैठा हुआ वहाँ पे अगर प्यास लग जाएगी तो कहाँ से पानी पिएगा। मतलब सुरक्षा को लेके जो एक अंग्रेजी में इसको कहेंगे ना ओवरकिल भी नहीं है। कोई भी ऐसे हादसे हो जाएंगे तो देश के लिए बहुत बेइज्जती का सवाल हो जाएगा, बेइज्जती की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए सुरक्षा के लिए इतने सब एहतियात बरतना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के एक तरह से हमारे देश में ऑब्सेशन सा हो गया है, उसके चलते कभी कभी एज ए सोल्जर मुझे बहुत ख़राब सा लगता है कि क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कभी कभी हम इतना ज़्यादा वो एहतियात नहीं बरतते हैं जितना कि देश के अंदर ही करना पड़ता है, और वो भी एक ऐसे नेशनल पर्व के लिए जिसमें हमें एक खुशहाली का माहौल है और उसमें आप जो है अपना इतना ज़्यादा सुरक्षा को लेकर के इतनी लेयर ऑफ सुरक्षा की जाती है। तो इसके चलते मैं कहूँगा कि ये एक थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं लगता है कि इस तरह के नेशनल पर्व के ऊपर जो है एक तरह से सुरक्षा के या असुरक्षित बादल इस तरह से दिखाई दें। लेकिन अब वो क्या करें, देश का माहौल या इंटरनेशनल माहौल कुछ ऐसा बन गया, खासकर हमारे देश में जब से ये मैं ये कहूँगा कि सुरक्षा का माहौल तो नॉर्थ ईस्ट में या J&K में तो बाद में आया, खैर नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन एक वो लोकलाइज तरीके से था। लेकिन जो पूरे देश में अभी कहीं भी आप देखें अगर कोई भी फंक्शन होता है तो सुरक्षा को लेकर के एक तरह से एक ऑब्सेशन सा हो गया है। उसको लेकर के मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एज ए सोल्जर ये मुझे मालूम है कि इसके अंदर जो है जो खासकर सुरक्षा कर्मी हैं उनके ऊपर कितना दबाव रहता है इस बात का कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, वरना उस हादसा के चलते फिर उनके ऊपर बहुत सारी और परेशानियां आ सकती हैं। तो वो मैं कहूँगा एक नेगेटिव बात है। सुरक्षा बहुत ज़्यादा टाइट है इस वक्त, हम देख रहे हैं ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो आसपास के स्टेट है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कुछ घुसपैठिए हैं। बीते दिनों हमने देखा कि यूपी पुलिस को भी जानकारी मिली, उसको भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और ज़्यादा टाइट की गई। और साथ ही अब देखिए कुछ ही देर बाकी है जिसके बाद में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, उनके संबोधन पर सबकी नज़र है। और अगर हम बात कर लें इस जश्न में तो और क्या कुछ खास रहता है इस कार्यक्रम में, उसके बारे में भी आप विस्तार से बताइएगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये होती है कि जो प्रधानमंत्री जब आते हैं यहाँ लाल किले पर तो वहाँ ऊपर प्राचीर पे जाने से पहले उनको जो है एक सलामी शस्त्र की कार्रवाई की जाती है। और सलामी शस्त्र जो है वो इंटर सर्विसेज का होता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी इसमें मिली होती है। तो एक तरह से एक बहुत ही जो सुरक्षा कर्मियों का एक मिला जुला गुट है वो उनको सलामी देता है। ये एक हमारी दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा सम्मान है और इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद फिर वो परेड की एक तरह से रिव्यू करते हैं, वो सामने से गुजरते हैं और जब वहाँ से ख़त्म करने के बाद फिर वो लाल किले की प्राचीर पे आते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो है, जब लाल किले की प्राचीर पे वो आ जाते हैं तो वहाँ पे तिरंगा झंडा जो फहराया जाता है, उस झंडा के फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान जो है वो जो है किया जाता है। और जिसके लिए राष्ट्रगान के लिए